डूडलविल एक रंग बिरंगा शहर था जहां बादल टोपी पहनते थे और पक्षी पिज्जा पहुंचाते थे। वहां एक बहुत ही होशियार लड़का रहता था। नाम था मैक्स। उसके बाल हमेशा बिजली से झटके खाए जैसे खड़े रहते और उसके बैग में चमकते गैजेट्स, गियर और ब्लूप्रिंट भरे होते थे। जहां बाकी बच्चे रस्सी कूद खेलते, मैक्स रोबोट गिलहरियां बनाता और पुराने सोडा कैन से उड़ने वाले जूते तैयार करता। हर शाम मैक्स अपनी छत पर बैठकर तारों को देखता, किसी अद्भुत चीज के होने की उम्मीद करता। एक दिन जैसे ही उसने दूरबीन को समायोजित किया, अचानक हवा का रुख बदल गया। बादल मिक्सर में क्रीम जैसे घूमने लगे और आकाश से एक चमकता हुआ स्क्रॉल उसके गोद में आ गिरा। उस पर लिखा था, हे अद्भुतता के खोजी, ड्रीम किंगडम को तुम्हारी जरूरत है। संतुलन टूट गया है, जल्दी आओ। स्क्रॉल से एक सुनहरा कंपास निकला और हवा में तैरने लगा, तेजी से घूमता हुआ। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, नीली रोशनी की किरण उसे घेर लेती है और पूफ, वह गायब हो गया। मैक्स ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। पेड़ कैंडी के तनों से बने थे, पत्ते रुई जैसे मुलायम थे, नदियां चमकती थीं और पहाड़ियां तब हंसतीं जब कोई उन पर लुढ़कता। एक इंद्रधनुषी फर वाला, 4 आंखों वाला फूला फूला जीव उसके पास आया। नमस्ते मैक्स, मैं ब्लिंकू हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैक्स चौंका। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ब्लिंकू मुस्कुराया। ड्रीम किंगडम हर नायक को जानता है। नाइटमेयर किंग लौट आया है। वो सपनों को डरावनी दुनिया में बदल रहा है। केवल चुना हुआ नायक ही उसे रोक सकता है। मैक्स ने सिर खुजलाया। मैं ही वो चुना हुआ हूं? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 ड्रीम क्रिस्टल्स ढूंढने होंगे, खुशी, कल्पना और साहस। चलो फिर, मैक्स ने सीना चौड़ा कर कहा। पहला क्रिस्टल छुपा था उस जंगल में जहां पुराने खिलौने और खेल रहते थे। भूले बिसरे खेलों का जंगल। मैक्स ने लट्टू जैसी बेलों को पार किया और इमारतों की जगह लेगो ब्लॉक से ने बने टावर देखे। वहां उसकी मुलाकात एक लकड़ी के घोड़े ट्रॉटी से हुई। कोई अब हमारे साथ नहीं खेलता, ट्रॉटी उदास होकर बोला। हमें भूल गए हैं। मैक्स मुस्कुराया। आज नहीं, आज हम सबसे बड़ी खिलौना परेड करेंगे। मैक्स की मदद से उन्होंने पहेली टुकड़ों से फ्लोट बनाए, गुब्बारा जानवर नचाए और कजू कंसर्ट रखा। खुशी से जंगल चमकने लगा और खुशी का क्रिस्टल सामने आ गया। धन्यवाद मैक्स, ट्रॉटी बोला। एक मिल गया, 2 बाकी हैं, मैक्स ने मुस्कुराकर कहा। अगला क्रिस्टल एक बादलों से घिरे पहाड़ पर था जहां अधूरे विचार बुलबुलों में तैरते थे। यहां रहते थे थिंकलिंग्स, छोटे छोटे जीव जिनके सिर बहुत बड़े थे। हम पहले अद्भुत आविष्कार करते थे, प्रोफेसर पफविगल बोले। अब विचार बनने से पहले ही उड़ जाते हैं। मैक्स ने अपने गैजेट बैग से बबल कैचर 3000 निकाला। उन्होंने विचारों के बुलबुले पकड़कर उन्हें रूप दिया। हंसी से चलने वाली घड़ी, इंद्रधनुष छाता लॉन्चर और कपकेक प्रिंटर। कल्पना की रोशनी फैली और कल्पना का क्रिस्टल चमकता हुआ सामने आया। कमाल कर दिया, पफविगल बोले। आखिरी क्रिस्टल छुपा था परछाइयों की घाटी में, जहां डर कोहरे में फुसफुसाते थे। मैक्स को डरावनी आकृतियां दिखीं, विशाल मकड़ियां, बिजली की गड़गड़ाहट और परीक्षा में फेल होने का डर। वह कांपने लगा। ब्लिंकू बोला, साहस तब आता है जब तुम डर का सामना करते हो। मैक्स ने गहरी सांस ली, एक कदम बढ़ाया और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। परछाइयां गरजीं और फिर उजाले में बदल गईं। एक शेर जैसा प्रकाशमयी जीव सामने आया, जिसकी गर्दन पर साहस का क्रिस्टल चमक रहा था। शाबाश बहादुर बच्चे, शेर बोला, तुम्हारे दिल में साहस है। तीनों क्रिस्टल्स लेकर मैक्स उड़ने वाले बादल स्केटबोर्ड पर नाइटमेयर किले की ओर बढ़ा। आसमान में तूफान था, बिजली चमक रही थी। किले के सिंहासन पर बैठा था नाइटमेयर किंग, काले साये में लिपटा, टूटी ड्रीम कैचरों से घिरा हुआ। तो आखिरकार नन्हा जीनियस आ ही गया। वो बोला, क्रिस्टल मुझे दे दो। कभी नहीं, मैक्स गरजा। क्रिस्टल्स उड़ने लगे, एक साथ जुड़कर ड्रीम बीकन बन गए जो शुद्ध रोशनी से चमक रहा था। नाइटमेयर किंग ने डरावने सपनों को भेजा, भयानक परीक्षाएं, डरावने जोकर, गिरती लिफ्टें। मैक्स ने अपने गैजेट्स,
हंसी और साहस से सबका सामना किया। आखिरी वार में उसने चिल्लाया, ड्रीम ऑन! किला ढह गया और नाइटमेयर किंग चमकीली चिंगारियों में गायब हो गया। अब संतुलन लौट आया था। फूल लोरियां गा रहे थे, सितारे डिस्को बॉल की तरह चमक रहे थे। ब्लिंकू खुशी से बोला, तुमने हमें बचा लिया मैक्स। ड्रीम किंग, जो अब जाग चुके थे, बोले, तुम सच्चे सपने देखने वाले हो, धन्यवाद। एक जादुई द्वार खुला। मैक्स ने सबको अलविदा कहा और सुनहरा कंपास पकड़े उसमें चला गया। डूडलविल में मैक्स अपनी छत पर जागा। कोई उस पर यकीन नहीं कर पाया, सिवाय उसके गैजेट्स के, जो अब भी सपनों की चमक से झिलमिला रहे थे। उस दिन के बाद मैक्स जान गया, जब तुम खुशी, कल्पना और साहस में यकीन करते हो तो कुछ भी मुमकिन है। समाप्त। नूराबाद नाम का एक शांत गांव हरे भरे पहाड़ों और धुंध से ढकी नदियों के बीच बसा था। वहां बच्चे तितलियां पकड़ते और पक्षी बांसुरी जैसी धुनों में गाते। लेकिन 12 साल का इब्रा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके बाल बिखरे रहते और कल्पनाएं बड़ी बड़ी होती। वो अधिकतर समय उस जंगल की सीमा पर बिताता जिसे सब मना किया गया जंगल जंगल आए तत्ते बाबा जी आए थे कहते थे। उसके दोस्त उसे अजीब कहते, लेकिन इब्रा को फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि उस जंगल में गांव से भी पुराने रहस्य छिपे हैं। एक दोपहर जब वह एक चमकते भृंग का पीछा कर रहा था, तभी अचानक हवा तेज चली और पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, जरून आओ, मदद करो। आवाज बहुत कोमल, प्राचीन और व्याकुल थी। इब्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या किसी और ने सुना? उसने चिड़ियों से पूछा। वे उड़ गईं। उस रात इब्रा को नींद नहीं आई। वही हवा फिर से आई, इस बार सपनों में। उसने देखा एक अनोखी जमीन जहां आसमान बैंगनी था, 2 चांद थे, जीव कविता में बात करते और जंगल रात में चमकते। सुबह होने से पहले उसने अपना बैग पैक किया, एक लालटेन, कंपास, अपना पसंदीदा शहद ब्रेड और अपने दादा की दी हुई लकड़ी की बांसुरी। कहा जाता था कि वह फुसफुसाते पेड़ की लकड़ी से बनी थी, जो केवल कहानियों में होता है। वह चुपचाप अपने सोते हुए माता पिता को पार करता हुआ रात में निकल पड़ा। जंगल ने उसे जैसे पहचान लिया। झींगुर और तेज गाने लगे। उल्लू उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उसका मकसद पता हो। इब्रा को किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर खींचा। जंगल के भीतर उसे एक प्राचीन पेड़ मिला जिसकी जड़ें नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी छाल चांदनी में जगमगा रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। अचानक जमीन कांप उठी। एक धीमी गूंज जमीन से उठने लगी। पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें से एक रोशनी की सर्पिल रेखा निकली। शू। पेड़ के नीचे एक जादुई द्वार खुल गया। इब्रा ने जरा भी नहीं सोचा, वो कूद गया। वह तारों और रंगों से भरे एक सुरंग में घूमता, तैरता हुआ नीचे गिरा और एक नरम चमकती पहाड़ी पर उतरा। आसमान बैंगनी था और ऊपर 2 चांद टिमटिमा रहे थे। जरून में स्वागत है, एक गहरी आवाज आई। इब्रा ने मुड़कर देखा। एक शेर। हां, एक बोलने वाला शेर जिसकी सुनहरी अय्याल और गले में एक कीमती हार था। उसकी आंखें मोमबत्ती जैसी चमक रही थीं। मैं जोरो हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जोरो ने समझाया कि जरून एक जादुई राज्य है जो समय और अंतरिक्ष के बीच छिपा हुआ है। कभी वहां खुशी और रंग बिरंगे मेले होते थे, लेकिन अब वह खतरे में है। एक अंधेरा जीव जिसे छाया राक्षस कहते हैं, उसने जरून की जान दिल क्रिस्टल चुरा लिया है। सिर्फ कोई ऐसा जो दिल से शुद्ध, साहसी और दयालु हो, वही हमें बचा सकता है। जोरो ने गाते हुए फूलों के मैदान से गुजरते हुए कहा। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूं, इब्रा ने हैरानी से कहा। तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो, जोरो मुस्कुराया। तुमने हवा की फुसफुसाहट सुनी है, वो केवल नायक सुन सकते हैं। वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां से जरून का अद्भुत दृश्य दिख रहा था। उड़ते द्वीप, ऊपर की ओर बहते झरने और झिलमिलाते जंगल। जोरो ने सीटी बजाई और एक फर वाला धब्बेदार गोला इब्रा से टकराया। वह था राफू, एक मजेदार उड़ने वाला गिलहरी जो चश्मा पहने हुए था और जिसकी हंसी हिचकी जैसी थी।
ये है राफू, ये बहुत बोलता है, बहुत तेज उड़ता है, लेकिन जरून का सबसे अच्छा खोजी है, जोरो हंसते हुए बोला। तीनों जोरो की जादुई बादल पालकी पर चढ़े और कैंडी जैसे झीलों, इंद्रधनुषी जंगलों और उल्टे पर्वतों के ऊपर से उड़ते हुए क्रिस्टल मंदिर की ओर चले गए। क्रिस्टल मंदिर एक सितारों से भरी झील के ऊपर तैरता था। इसकी दीवारें कांच जैसी चमकती थीं और खुद ब खुद मधुर संगीत बजता रहता था। भीतर एक सुंदर स्त्री फूलों के तैरते हुए सिंहासन पर बैठी थी। उनके सिर पर चांदनी का मुकुट था और बाल चांदी की धाराओं जैसे बह रहे थे। तुम ही हो पृथ्वी का बच्चा, उन्होंने कोमलता से कहा। मैं हूं रानी अनाया, जरून की रानी, उन्होंने चेताया। छाया राक्षस अब और शक्तिशाली हो गया है। वह डर से ताकत पाता है। अगर उसे आखिरी चाबी प्रकाश का गीत मिल गया तो जरून हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इब्रा ने उन्हें अपने दादा की दी हुई बांसुरी दिखाई। रानी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वही गीत बांसुरी है, फुसफुसाते पेड़ की लकड़ी से बनी। हमें इसी की तलाश थी। पर इससे पहले कि वे खुशियां मना पाते, बाहर का आकाश काला हो गया। बिजली कड़की। मंदिर हिलने लगा। छाया राक्षस उन्हें ढूंढ चुका था। जमीन फट गई। एक धुएं और आंखों से बना विशाल प्राणी मंदिर के ऊपर उठा, किसी भी मीनार से ऊंचा। मुझे बांसुरी दो, वह दहाड़ा। उसकी आवाज मानो पर्वतों के टूटने जैसी थी। झोरो ने भी दहाड़ लगाई और युद्ध शुरू हुआ। राफू इधर उधर उड़कर उसे भ्रमित करने लगा। उसकी आंखों पर चमकते जामुन फेंकने लगा। इब्रा और रानी अनाया मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जोरदार लड़ाई हुई। झोरो आग और हवा के जादू से लड़ रहा था। मंदिर हिल रहा था। आकाश में सितारे चक्कर काट रहे थे। इब्रा, अब, रानी ने चिल्लाया। इब्रा ने कांपते हाथों में बांसुरी थामी। उसने बजाना शुरू किया। पहले धीमा, फिर मधुर, फिर दिव्य। सुरों से सुनहरी रोशनी निकली और जरून को घेर लिया। छाया राक्षस चिल्लाया, नहीं! धड़ाम! प्रकाश फट पड़ा। फिर शांति। जरून बच गया, लेकिन जख्मी था। पेड़ अब नहीं चमकते थे। नदियां फुसफुसा रही थीं, पर गा नहीं रही थीं। राज्य का दिल अभी भी अधूरा था। रानी अनाया ने कहा, जमीन को ठीक करने के लिए हमें खुशी की यादें लौटानी होंगी। जोरो और राफू के साथ इब्रा पूरे राज्य में घूमे। गाने वाली पहाड़ियों से लोरी, जेलीबीन गुफाओं से हंसी, फुसफुसाते पेड़ों से पुराने नृत्य और पंखों वाले झरनों से उल्लास इकट्ठा किया। उन्होंने ये सारी यादें एक चमकती बोतल में भरी। जैसे जैसे यादें जुड़ती गईं, बोतल और भी ज्यादा चमकने लगी। जब बोतल भर गई, इब्रा ने उसे दिल क्रिस्टल में उड़ेल दिया। धड़कन, फिर एक और। जरून फिर से जी उठा। फूल नाचे, नदियां गाने लगीं, आकाश नीला हो गया। राज्य ने अपनी खुशी को याद कर लिया। रानी अनाया इब्रा के सामने झुकी। तुम हमेशा जरून के नायक रहोगे। जोरो ने सिर झुकाया। राफू ने इब्रा को गले लगाया, फिर छींक भी दी। पर क्या मैं इसे याद रखूंगा जब मैं लौट जाऊंगा? इब्रा ने पूछा। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी धुनों में, हमेशा, रानी मुस्कुराई। इब्रा द्वार की ओर बढ़ा। वह अपने बिस्तर में जागा। बाहर चिड़ियां चहचहा रही थीं। कमरा वैसा ही था, पर इब्रा अब बदल चुका था। उसने बांसुरी उठाई और मुस्कुराया। हवा में एक फुसफुसाहट आई। धन्यवाद, इब्रा। कहीं दूर, बादलों के पार, जरून का राज्य फिर से चमक उठा। समाप्त। हरी भरी पहाड़ियों और घने रहस्यमयी जंगल के बीच बसे नूराबाद नाम के छोटे से गांव में अमन नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। अमन बाकी बच्चों की तरह नहीं था जो नदी किनारे झुंड में खेलते और हंसते थे। वह शांत, विचारशील था और हमेशा आसमान की ओर ऐसे देखता रहता था मानो बादलों के पीछे कुछ छिपा हो। अमन का कोई भाई बहन नहीं था और उसके माता पिता हमेशा खेतों में व्यस्त रहते थे। उसका एकमात्र आनंद अपने घर के पीछे पहाड़ी पर चढ़ना था, जहां हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती थी। वह अक्सर वहां घंटों बैठा रहता था, दूर दराज के देशों, जादुई जीवों और गुप्त स्थानों के सपने देखता रहता था। एक दोपहर जब वह अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने कुछ अजीब सुना। कोई उसका नाम दोहरा रहा था। अमन, अमन। उसने चारों ओर देखा।
वहां कोई नहीं था। यहां ऊपर देखो, एक चहकती हुई आवाज आई थी। अचंभित होकर अमन ने ऊपर देखा और एक नीची डाल पर एक जीवंत हरा तोता बैठा देखा। लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं था। तुम बात कर सकते हो? अमन ने चौंक कर पूछा। बिल्कुल, मैं मिट्ठू हूं, और तुम्हें अमन चुना गया है, तोते ने सीना फुलाते हुए कहा। चुना गया? किस लिए? मिट्ठू नीचे गिरा और अमन के कंधे पर आ गिरा। स्टारलाइट वैली का राज खोलने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं है। यह घाटी जादू से छिपी है और सिर्फ शुद्ध हृदय और साहसी आत्मा वाले ही इसे पा सकते हैं। अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। पहली बार उसे लगा जैसे उसके सपने उसे किसी असली रोमांच के लिए बुला रहे हों। अगली सुबह अमन पहाड़ी पर लौट आया। मिट्ठू इंतजार कर रहा था। अपने पहले सुराग के लिए तैयार हो? मिट्ठू ने पूछा। अमन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मिट्ठू ने अपने पंख के नीचे से एक चमकता हुआ नीला पंख निकाला। वह धूप में चमक रहा था। यह कोई साधारण पंख नहीं है। यह पंख वाले नक्शे का पहला टुकड़ा है। कुल 7 पंख हैं जो दुनिया के छिपे हुए हिस्सों में बिखरे हुए हैं। जब ये जुड़ते हैं तो स्टारलाइट घाटी का रास्ता बताते हैं। अमन ने पंख को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मन में छवियां कौंध गईं। एक चांदी का झरना, चमकते मशरूमों वाली एक गुफा और आकाश में तैरता एक मीनार। वह क्या था? दृश्य, मिट्ठू ने समझाया। पंख ने तुम्हें तुम्हारी यात्रा की झलकियां दिखाईं। तो अगला पंख कहां है? इसे ढूंढने के लिए हमें धुंधले उपवन में प्रवेश करना होगा, मिट्ठू ने कहा। अमन ने अपना छोटा सा बैग पैक किया, चुपचाप गांव को अलविदा कहा और अपने नए दोस्त के पीछे उकबाग के अनजान जंगल में चला गया। धुंधले उपवन में सन्नाटा था, लगभग बहुत ज्यादा सन्नाटा। हर पेड़ और पत्थर पर कोहरा छाया हुआ था। मिट्ठू भी शांत हो गया। अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। कोहरा घना हो गया और अमन मुश्किल से आगे देख पा रहा था। मिट्ठू, पास ही रहो। यह उपवन चालाकी करता है। यह तुम्हें तुम्हारे डर दिखाता है। अमन को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने परछाइयां हिलती देखीं। फिर उसका सबसे बड़ा डर सामने आया। उसे हमेशा के लिए अकेला एक दृश्य दिखाई दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन तभी उसे मिट्ठू के शब्द याद आए। सिर्फ बहादुर हौसलों वाले। यह असली नहीं है, अमन चिल्लाया। भ्रम टूट गया। कोहरा छोंट गया। उसके सामने दूसरा पंख पड़ा था। नारंगी चमक रहा था। तुमने कर दिखाया, मिट्ठू ने गर्व से कहा। वह डरावना था। हर परीक्षा होगी, लेकिन तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तीसरा पंख ढूंढने के लिए वे समय की नदी तक पहुंचे। एक जादुई नदी जहां हर बूंद यादें समेटे हुए थी। मिट्ठू ने चेतावनी दी, मत गिरो। नदी तुम्हें तुम्हारे अतीत में फंसा सकती है। अमन को नदी पार करने के लिए एक गिरा हुआ लट्ठा मिला। आधे रास्ते में एक आवाज गूंजी, अमन, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाना। उसने अपनी मां को नदी में खड़ा देखा। मां, मिट्ठू चिल्लाया, यह एक चाल है, चलते रहो। अमन की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जब वह लट्ठे से उतरा तो वह छवि गायब हो गई। नदी के किनारे तीसरा पंख पड़ा था, चांदी और ठंडा। पन्ना वन की गहराई में बबूल नाम का एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। वह बोल सकता था और प्राचीन रहस्यों को जानता था। चौथा पंख ढूंढने के लिए बबूल गरजा, मेरी पहेली का जवाब दो, असफल हुआ तो पत्थर बन जाओगे। उसने कहा, मेरे पास पंख नहीं है, पर मैं उड़ सकता हूं। मैं आंखों के बिना रोता हूं। मैं जहां भी जाता हूं अंधेरा मिट जाता है। मैं क्या हूं? अमन ने गहराई से सोचा। प्रकाश, तुम प्रकाश हो। पेड़ मुस्कुराया। सही। पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा खुला, जिससे चौथा पंख दिखाई दिया, सुनहरा। मिट्ठू ने जादुई शब्दों का इस्तेमाल करके बादलों को ऊपर उठाया। वे एक तैरते हुए मीनार तक पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गए। इस मीनार में 5वां पंख है, जिसकी रक्षा वायु आत्माएं करती हैं। मिट्ठू ने चेतावनी दी। अंदर तेज हवाएं अमन को बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थीं। उसने नदी में सीखी हुई चतुर गांठों का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर एक रस्सी बांधी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा।
उसने एक लोरी गाई जो उसकी दादी ने उसे कभी सिखाई थी। आश्चर्यजनक रूप से हवाएं शांत हो गईं। पंख धीरे धीरे उसके हाथों में तैरता हुआ नीचे आया। दया वहीं काम आती है जहां ताकत नाकाम हो जाती है, मिट्ठू ने कहा। छठा पंख एक छिपी हुई गुफा में पड़ा था जहां एक जादुई दर्पण इंतजार कर रहा था। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, मिट्ठू ने कहा। अमन ने आईने में देखा और खुद को देखा, गुस्से में, रोते हुए, चिल्लाते हुए। एनजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अदृश्य सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख ही नहीं रहा। दर्पण चमक उठा। तो उन्हें दिखाओ कि तुम कौन हो। अमन ने दर्पण को छुआ और एक चमकता हुआ पंख प्रकट हुआ। अग्नि हृदय, सातवां और अंतिम पंख। एक ज्वालामुखी गुफा में था जिसकी रक्षा अग्नि छिपकलियां कर रही थीं। अमन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लताओं और धारा के पानी से एक पानी का गुब्बारा जाल बनाया। छिपकलियां भाग गईं। एक चमकते हुए पत्थर के कक्ष के अंदर अंतिम पंख चटक लाल रंग में जल रहा था। जैसे ही अमन ने उसे उठाया, सातों पंख उसके चारों ओर घूमने लगे, जिससे एक चमकता हुआ नक्शा बन गया। समय आ गया है, मिट्ठू ने कहा। चलो घाटी ढूंढते हैं। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे एक छिपी हुई चट्टान पर पहुंच गए। अमन ने सातों पंखों को एक प्राचीन घेरे में रख दिया। धरती कांप उठी, आसमान जगमगा उठा। एक घाटी दिखाई दी, तारों, तैरते द्वीपों, चमकते पेड़ों और जादुई जीवों से भरी हुई। यह बहुत खूबसूरत है, अमन ने हाँफते हुए कहा। तारों से एक आवाज गूंजी, अमन, तुम सपनों के रक्षक हो। तारों वाली घाटी उन लोगों की वजह से जिंदा है जो अब भी विश्वास करते हैं। मिट्ठू मुस्कुराया। तुम्हारे दिल ने रास्ता खोल दिया। अमन नूराबाद लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब वह अकेला नहीं था। हर रात वह सपनों में घाटी में जाता था। वह एक कहानीकार बन गया और दूसरे बच्चों के साथ जादू बांटता था। मिट्ठू उसके साथ रहा, चुटकुले सुनाता और उसे नए रोमांचक किस्से लिखने में मदद करता। और इस प्रकार वह लड़का जो कभी पहाड़ी पर अकेला बैठा था, आश्चर्य का रक्षक, एक जादुई तोते का मित्र और एक ऐसे रहस्य का नायक बन गया जिसे केवल बहादुर ही खोज सकते थे। नक्शों और जीपीएस सिग्नलों से परे एक ऐसे शहर में जहां जानवर इंसानों की तरह रहते थे और हर स्ट्रीट लाइट में जादू बहता था। पॉज़विले नाम की एक जगह थी। कुत्ते किताबों की दुकानें चलाते थे, बिल्लियां टैक्सी चलाती थीं, खरगोश बेकरी चलाते थे और गिलहरियां छतों पर जैज बजाती थीं। हमारा हीरो बिंगो नाम का एक अनाड़ी लेकिन दयालु पिल्ला। बिंगो कोई खास नहीं था, कम से कम उसे तो यही लगता था। वह शहर के डिलीवरी सेंटर में काम करता था, चिट्ठियों और पार्सल से भरा एक बैग लिए रोलर स्केट्स पर दौड़ता रहता था। लेकिन एक रात जैसे ही चांद नीला हुआ, बिंगो ने शहर में एक अजीब सी भौंकने की आवाज सुनी। यह किसी ऐसे कुत्ते की नहीं थी जिसे वह जानता था। यह प्राचीन, गहरी और एक रहस्य से भरी हुई थी। अगली सुबह श्रीमती व्हिस्कर्स, बिल्ली मेयर, को मफिन देते समय बिंगो ने कुछ अजीब देखा। एक मफिन ज्यादा भारी था। उसने उसे खोला और पाया एक चमकता हुआ स्क्रॉल। इसे खोलने पर एक प्राचीन नक्शा सामने आया जो पॉज़विले के नीचे एक छिपे हुए राज्य की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसी जगह जिसे बड़े बुजुर्ग भी एक मिथक मानते थे। औराफुर का राज्य। कहा जाता है कि केवल एक सच्चे दिल वाला जानवर ही इसे खोल सकता था और इसके अंदर ऐसी शक्तियां छिपी थीं जो सभी जानवरों की रक्षा या विनाश कर सकती थीं। बिंगो अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दोस्तों की एक बेतरतीब टीम बनाई। टिली, गैजेट से भरे खोल वाला एक प्रतिभाशाली कछुआ झाजू, एक व्यंग्यात्मक तोता जो कभी एक समुद्री डाकू का पालतू हुआ करता था। मूछनय, एक घबराया हुआ रैकून जो कोई भी ताला खोल सकता था। लुलू, निंजा कौशल वाली एक खूंखार भेड़, वे खुद को कहते थे। पंजे के रक्षक, हर दोस्त कुछ खास लेकर आया था। हर दोस्त का एक राजा भी था। नक्शे से मिले सुरागों की मदद से टीम को शहर की दर्जी की दुकान के नीचे छिपा एक जाल का दरवाजा मिला। यह दरवाजा जादुई जालों से भरे एक घुमावदार भूमिगत चक्रव्यूह में ले गया। गायब होते पुल, पहेली दरवाजे और अदृश्य दीवारें। टीम वर्क और साहस के साथ
वे आखिरकार औराफुर के द्वार तक पहुंच गए, एक झिलमिलाता हुआ अवरोध जिसकी रक्षा एक 3 सिर वाला उल्लू कर रहा था। इसे खोलने के लिए उन्हें एक ऐसी पहेली का जवाब देना था जो 300 सालों से हल नहीं हुई थी। बिंगो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अजीब सी भौंक याद आ गई और जवाब दे दिया। द्वार खुल गया। औराफुर लुभावना था, तैरते झरने, सुनहरे घास के मैदान और नाचती रोशनियों से भरा आकाश। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। राज्य मर रहा था। वर्ग नाम के एक ईर्ष्यालु भेड़िए द्वारा बनाया गया एक गहरा कोहरा फैल रहा था। वर्ग का मानना था कि दुनिया पर सिर्फ भेड़ियों का ही राज होना चाहिए और उसने राज्य के 3 कोर क्रिस्टल में से एक चुरा लिया था। इसके बिना औराफर का पतन हो जाता। पंजा रक्षक अलग हो गए। टिली और मूच ने क्रिस्टल का स्थान जानने के लिए प्राचीन स्क्रॉल को डिकोड किया। लुलू ने तैरते हुए डोजो में वर्ग के छाया पैंथरों से लड़ाई की। झाजू ने वर्ग के रक्षकों को एक संगीत जाल में फंसाकर उनका ध्यान भटका दिया। बिंगो ने वर्ग का आमने सामने सामना किया और उसे पता चला कि वर्ग सिर्फ एक खलनायक नहीं था। वह बिंगो का बहुत पहले बिछड़ा हुआ चाचा था, जिसे लालच और क्रोध ने श्राप दिया था। आखिरी लड़ाई में बिंगो ने पंजों या नुकीले दांतों से नहीं लड़ा, उसने माफ कर दिया और उसी क्षण वर्ग का श्राप टूट गया। क्रिस्टल वापस आ गया, राज्य ठीक हो गया और बिंगो का साधारण हृदय सबसे शक्तिशाली जादू बन गया। उपसंहार। पॉज़विले में एक नया युग शहर में वापस आकर जानवरों ने नायकों का उत्साहवर्धन किया। उनके सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई। बिंगो अब भी मेल पहुंचाता था, रोलर स्केट्स पर, लेकिन अब एक सुनहरे बैज के साथ जिस पर लिखा था पॉज़विले का हीरो। और हर रात वह तारों को देखता और फुसफुसाता, रोमांच कभी दूर नहीं होता। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।